नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज का विषय है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ये है क्या आखिर, क्यों बनाया गया और सबसे जरूरी ये काम कैसे करता है। मतलब जो हमारे गांव और शहरों के चुनाव होते हैं ना, उनमें इसका क्या रोल है, इन सब पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। सोचिए, हमारा लोकतंत्र, उसकी जड़ें मजबूत कैसे होंगी जब स्थानीय स्तर पर, मतलब पंचायतों और नगर पालिकाओं में चुनाव सही तरीके से हो, निष्पक्ष हो। राज्य निर्वाचन आयोग का काम यही पक्का करना है। तो हाँ, आज हम इसके बनने से लेकर इसके कामकाज और यहाँ तक कि इसकी चुनौतियों तक हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या संविधान में इसका कहीं जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और संविधान में इसका क्या आधार है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, भारतीय संविधान में ना दो बड़े बदलाव हुए, 73वां और 74वां संशोधन। हाँ, सुना इनके बारे में। जी, ये सारे 1992 में हुए थे। इनका मकसद क्या था? मकसद था कि जो हमारी स्थानीय स्व सरकारी संस्थाएं हैं, मतलब गांवों में पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाएं, उनको संवैधानिक दर्जा मिले। संवैधानिक दर्जा? मतलब संविधान में खास जगह देना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान और शक्तियां देना। और जब इन्हें इतनी अहमियत दी गई, तो ये भी जरूरी हो गया कि भाई इनके प्रतिनिधि चुनने के लिए जो चुनाव हों, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हों। स्वतंत्र मतलब बिना किसी दबाव के? हाँ, बिना किसी बाहरी दबाव के और निष्पक्ष हो, मतलब बिना किसी भेदभाव या तरफदारी के। हम्म। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 में, जो पंचायतों से जुड़ा है, और भाग 9 क, जो नगर पालिकाओं से जुड़ा है, उनमें राज्य निर्वाचन आयोग बनाने की व्यवस्था की गई। संविधान का अनुच्छेद 243 के, आर्टिकल 243 के साफ कहता है कि पंचायतों के चुनावों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। और इसी तरह अनुच्छेद 243 ZA, आर्टिकल 243 ZA शहरी निकायों, मतलब नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों के चुनावों के लिए भी इसी आयोग को जिम्मेदार बनाता है। आपने कहा कि ये आयोग इन चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं। इनका आसान मतलब क्या हुआ? हाँ, ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, पर मतलब सीधा सा है। अधीक्षण मतलब ऊपर से देखना, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखना, उसकी देखरेख करना। निर्देशन का मतलब है चुनाव कैसे होंगे, उसके लिए नियम कायदे बनाना और दिशा निर्देश देना, गाइड करना। और नियंत्रण मतलब पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपने काबू में रखना, ये पक्का करना कि सब कुछ तय नियमों और कानूनों के हिसाब से ही हो रहा है। अच्छा, मतलब पूरी कमांड आयोग के हाथ में। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो यही। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि ये संविधान के प्रावधानों से बना है, और ये एक स्वतंत्र निकाय भी है। स्वतंत्र मतलब सरकार से अलग? हाँ, इसका मतलब ये है कि इसे अपना काम बिना किसी सरकारी या बाहरी दखलंदाजी के करना होता है। ये तो हुई संवैधानिक व्यवस्था की बात। अब अगर हम खासतौर पर राजस्थान की बात करें, तो यहाँ इस आयोग की स्थापना कब और कैसे हुई? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग बनाने के लिए एक खास कानून है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। ये 1994 में लागू हुआ था। जी। इसी कानून की धारा 120 सेक्शन 120 के तहत राज्य सरकार ने आयोग बनाने का आदेश जारी किया। ये आदेश आया 17 जून 1994 को। अच्छा, जून 1994 में। हाँ, और आदेश जारी होने के कुछ ही दिन बाद 1 जुलाई 1994 से आयोग ने बाकायदा अपना काम करना शुरू कर दिया। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वो जयपुर में है। अब जरा आयोग की बनावट यानी इसकी संरचना के बारे में बताइए। इसमें कौन कौन लोग होते हैं जो ये सारा काम संभालते हैं? ये एक दिलचस्प बात है, खासकर जब हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग से इसकी तुलना करते हैं ना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। एक सदस्य मतलब सिर्फ एक सदस्य? हाँ, मुख्य रूप से। मतलब आयोग के टॉप पर प्रमुख के तौर पर केवल एक ही सदस्य होते हैं। उन्हें कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। वही इसके मुखिया होते हैं। केवल एक सदस्य?
ये तो वाकई राष्ट्रीय चुनाव आयोग से अलग है, वो तो बहुसदस्यीय संस्था है। तो फिर इतने बड़े राज्य में जहां हजारों पंचायतें हैं, कई सारे शहर हैं, वहां चुनावों का इतना बड़ा काम सिर्फ एक मुख्य व्यक्ति कैसे संभाल लेता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, आयुक्त भले ही अकेले शीर्ष पर हों, लेकिन उनकी मदद के लिए एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी, एक पूरी टीम होती है। हाँ, कोई टीम तो होगी ही। बिल्कुल। इस टीम का ढांचा कुछ इस तरह होता है। सबसे ऊपर तो राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, उनके ठीक नीचे एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव होते हैं। ये आमतौर पर आईएएस रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। आईएएस अधिकारी, ओके। फिर उनकी मदद के लिए उप सचिव होते हैं, जो ज्यादातर आरएएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। इसके बाद काम जमीनी स्तर पर बढ़ जाता है। हर जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ये जिम्मेदारी आमतौर पर उस जिले के कलेक्टर या डीएम को दी जाती है। अच्छा, कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं? हाँ, ज्यादातर वही होते हैं। फिर वोटर लिस्ट से जुड़े कामों के लिए जिला पंजीयन अधिकारी होते हैं। उनकी मदद के लिए सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी यानी एआरओ होते हैं। और सबसे आखिर में, जहां असल में वोटिंग होती है, यानी हर पोलिंग बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीओ और एक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ होते हैं। ये पूरी टीम एक चेन की तरह मिलकर चुनाव का काम करती है। आपने राज्य निर्वाचन आयुक्त का जिक्र किया, जो आयोग के प्रमुख हैं। उनकी भूमिका क्या है और उन्हें इस पद पर नियुक्त कैसे किया जाता है? हाँ, जैसा हमने कहा, राज्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग के मुखिया हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। राज्य की जितनी भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और जितने भी शहरी निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब के चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। हर तरह के चुनाव? हाँ, चाहे वो नियमित चुनाव हो जो हर 5 साल में होते हैं, या बीच में होने वाले उपचुनाव, इन सभी के लिए वोटर लिस्ट तैयार करवाने से लेकर चुनाव ठीक से करवाने तक सब कुछ राज्य निर्वाचन आयुक्त ही देखते हैं। वही इन चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन करते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के लिए क्या कोई खास योग्यता या अनुभव चाहिए होता है? कुछ क्राइटेरिया होगा? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए योग्यता तय की गई है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार में शासन सचिव, सेक्रेटरी के पद पर रहा हो, या उसी के बराबर वेतन वाले किसी पद पर कम से कम 5 साल काम कर चुका हो, उसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वरिष्ठ प्रशासनिक अनुभव जरूरी है। और पद संभालने से पहले उन्हें शपथ कौन दिलाता है? ये एक रोचक बात है। संविधान में ना राज्य निर्वाचन आयुक्त की शपथ के लिए अलग से कोई खास व्यवस्था नहीं बताई गई है। अरे, ये तो अजीब है। अच्छा, तो फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल, गवर्नर करते हैं। राज्यपाल? हाँ, पर राज्यपाल या नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते। वो राज्य मंत्रिमंडल यानी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों की सलाह पर ही नियुक्ति करते हैं। मतलब सरकार की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जी। इनका कार्यकाल कितना होता है? मतलब कितने समय तक वो इस पद पर रह सकते हैं और क्या दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष तक या उनके 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो। जी हाँ, और उन्हें दोबारा इसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब रीअपॉइंटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकाल की बात चली है, तो क्या इसमें पहले कोई बदलाव भी हुआ है? क्या शुरू से ही यही अवधि रही है? नहीं, ये भी एक जाने लायक बात है। राजस्थान के जो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, श्री अमर सिंह राठौड़, और जो दूसरे आयुक्त बने, श्री नेकराम भसीन, उनके समय में कार्यकाल की अवधि अलग थी। अच्छा, क्या थी तब? तब कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता था। ये व्यवस्था साल 2002 तक चली। और मजे की बात यह है कि जो दूसरे आयुक्त थे, श्री नेकराम भसीन, उन्होंने ही सरकार को ये सुझाव दिया कि कार्यकाल को बदलकर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कर देना चाहिए। अरे वाह, उन्होंने खुद ही सुझाव दिया? हाँ, सरकार ने उनका सुझाव मान लिया। और जब तीसरे आयुक्त श्री इंद्रजीत खन्ना ने दिसंबर 2002 में पद संभाला, तब से ये नया कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु वाला लागू हो गया, जो आज तक चल रहा है। अगर आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहें, तो उन्हें क्या करना होता है?
अगर वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ना चाहते हैं तो वे अपना इस्तीफा मतलब त्याग पत्र रेजिग्नेशन लिखित में राज्यपाल को सौंपते हैं। और अगर उन्हें पद से हटाना हो तो क्या ये आसान है? मान लीजिए राज्य सरकार उनसे खुश नहीं है, तो क्या उन्हें हटा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पद से हटाना बेहद मुश्किल है। ये उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया गया है। अच्छा, कैसे हटाया जा सकता है फिर? राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी किसी हाईकोर्ट के जज को हटाने की होती है। ओहो, हाईकोर्ट जज वाली प्रक्रिया। जी हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें केवल संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया, जिसे महाभियोग प्रस्ताव इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं, उसे पास करने के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। बिल्कुल, ताकि आयुक्त बिना किसी डर या दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। उनकी सेवा की दूसरी शर्तें जैसे सैलरी, भत्ते वगैरह, ये कौन तय करता है? ये सब राज्यपाल तय करते हैं, लेकिन राज्यपाल ये सब राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में ही तय करते हैं। जहां तक सैलरी की बात है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी राज्य के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को मिलती है, जो राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव के बराबर? हाँ, और एक और बहुत जरूरी बात है जो उनकी स्वतंत्रता को और पक्का करती है, वो ये कि एक बार उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी सेवा की शर्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनकी सैलरी या सुविधाएं कम नहीं की जा सकती। ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, आयोग साल भर जो काम करता है उसकी रिपोर्ट किसे देता है? कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह होती है? हाँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कामों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे राज्यपाल को सौंपते हैं। चलिए, ये तो ही संरचना, नियुक्ति और स्वतंत्रता की बातें। लेकिन असल काम क्या है इस आयोग का? जमीनी स्तर पर ये क्या करता है, खासकर हमारे स्थानीय चुनावों के लिए? हाँ, अब आते हैं आयोग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उसके काम। आयोग कई तरह के काम करता है जिन्हें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे मुख्य काम है राज्य के सभी स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। सभी चुनाव? आम चुनाव, उपचुनाव, सब? हाँ, सब। चाहे वो हर 5 साल पर होने वाले आम चुनाव हों या किसी सदस्य के इस्तीफे या मृत्यु की वजह से खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव, बाय इलेक्शंस हों। और जैसा हमने पहले समझा, इन सभी चुनावों का पूरा अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना आयोग की ही जिम्मेदारी है। दूसरा काम है स्थानीय चुनावों की तारीखों का ऐलान करना, कब वोट डाले जाएंगे, गिनती कब होगी, ये सब। ठीक है, किसी को कमल, किसी को साइकिल या कोई और निशान देना। जी। और अगर कभी चुनाव चिन्हों को लेकर उम्मीदवारों में कोई झगड़ा या विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी आयोग ही करता है। अच्छा, सिंबल अलॉटमेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जी। चौथा, अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, मान लीजिए कहीं जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश हुई या हिंसा हुई और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो आयोग उस जगह के चुनाव को स्थगित भी कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए रोक सकता है। और इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? नहीं, आयोग के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पांचवा, अगर कहीं बहुत ही गंभीर या असाधारण स्थिति पैदा हो जाए, जैसे किसी पोलिंग बूथ पर कब्जा हो जाए या बहुत ज्यादा हिंसा हो जाए, तो आयोग वहां पर पुनर्मतदान का आदेश भी दे सकता है। मतलब वहां दोबारा से वोटिंग करवाई जा सकती है। दोबारा वोटिंग भी करवा सकता है आयोग? हाँ, बिल्कुल। छठा काम है स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट तैयार करना और उसे समय समय पर अपडेट करते रहना। जैसे नए वोटरों के नाम जोड़ना जिनकी मृत्यु हो गई है या जो उस जगह से कहीं और चले गए हैं उनके नाम हटाना, ये सब। सातवां, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, आयोग आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है। ये कुछ नियमों का सेट होता है जिनका पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करना होता है। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो बहुत सुना है। जी, ताकि चुनाव निष्पक्ष माहौल में हो। आयोग ये पक्का करता है कि सब लोग इसका सख्ती से पालन करें। आचार संहिता लागू करवाना तो काफी चुनौतीपूर्ण काम होता होगा, खासकर आजकल के माहौल में। बिल्कुल, ये आयोग के सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है।
8वां काम है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी ये तय करना कि किस पंचायत या किस वार्ड की भौगोलिक सीमा कहाँ तक होगी। अच्छा, बाउंड्री तय करना। हाँ, इसके अलावा सीटों के आरक्षण से जुड़े काम भी आयोग देखता है, जैसे ये तय करना कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, कौन सी अनुसूचित जाति या एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। 9वां काम है चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना और नई तकनीकें या सुविधाएं लागू करना। जैसे राजस्थान में ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि जो विशेष योग्य जन हैं या बहुत बुजुर्ग नागरिक हैं जो पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर बैठे ही वोट देने होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है ना? इसी तरह चुनावों में फोटो वाले पहचान पत्र का इस्तेमाल अनिवार्य करना भी एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसे आयोग लागू करवाता है। 10वां, देखिए, चुनाव का काम बहुत बड़ा होता है। इसे करवाने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों और संसाधनों की जरूरत होती हैं, ईवीएम मशीनें, गाड़ियां वगैरह। हाँ, स्टाफ तो बहुत लगता होगा। बिल्कुल, आयोग खुद ये सब इंतजाम नहीं कर सकता है, इसलिए आयोग राज्यपाल से अनुरोध कर सकता है कि उसे चुनाव करवाने के लिए जरूरी स्टाफ और अन्य संसाधन, जिसे चुनावी मशीनरी कहते हैं, वो उपलब्ध करवाए जाएं। और संविधान के अनुसार ये राज्यपाल का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आयोग को मांगी गई सहायता उपलब्ध करवाएं। अच्छा, मतलब राज्य सरकार को मदद करनी पड़ती है? हाँ, करनी पड़ती है। और 11वां, इनके अलावा अगर राज्य का विधानमंडल आयोग को कोई और जिम्मेदारी सौंपता है जो चुनावों से संबंधित हो, तो आयोग को वो काम भी करना होता है। आपने पहले बताया था कि आयोग की सहायता के लिए एक सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। उनके बारे में कुछ और जानकारी देंगे? हाँ, जैसा कि हमने संरचना में देखा था, राज्य निर्वाचन आयुक्त की मदद के लिए एक सचिव होते हैं जिन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ भी कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। सीईओ? जी, इनके पद का प्रावधान एक केंद्रीय कानून है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जो 1950 में बना था, उसकी धारा 13A सेक्शन 13A में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, आमतौर पर सचिव स्तर के, और वे आईएएस रैंक के होते हैं। ये भी आईएएस होते हैं? हाँ, ये अधिकारी सीधे आयोग के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर, मतलब कुछ समय के लिए, इस संवैधानिक संस्था यानी राज्य निर्वाचन आयोग में काम करने के लिए आते हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? क्या इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं जैसे आयुक्त की करते हैं? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते। तो कौन करता है फिर? इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करते हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं और पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाते हैं। अच्छा, सीईसी ऑफ इंडिया। जी। प्रक्रिया ये होती है कि राजस्थान सरकार कुछ योग्य आईएएस अधिकारियों के नामों की एक सूची, एक पैनल बनाकर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजती है, और वो उसी सूची में से किसी एक अधिकारी को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया तो आयुक्त की नियुक्ति से अलग है। इनका मुख्य काम क्या होता है आयोग में? इनका मुख्य काम राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशन में काम करना होता है। प्रमुख जिम्मेदारियों में मतदाता सूची तैयार करवाना, उसमें समय समय पर जरूरी बदलाव करवाना, और साथ ही आयोग के जो रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज होते हैं, जैसे स्टाफ मैनेजमेंट, बजट वगैरह, उनको संभालना शामिल है। क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे और वर्तमान में कौन है? राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे श्री बीसी मोहंती। जहां तक वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री नवीन महाजन इस पद पर हैं। नवीन महाजन, हाँ। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक पदों पर अधिकारी बदलते रहते हैं, तो ये संभव है कि जब ये जानकारी किसी तक पहुंचे तब कोई और अधिकारी इस पद पर हो। सही बात है, तो बदल सकता है। हमने आयोग की स्वतंत्रता की कई बार बात की। संक्षेप में वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग और खासकर आयुक्त के पद को स्वतंत्र बनाती हैं? हाँ, आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है और संविधान ने इसके लिए कई उपाय किए हैं। पहला, जैसा हमने देखा, ये एक संवैधानिक पद है। ये किसी कानून या सरकारी आदेश से नहीं बना, बल्कि संविधान से शक्ति लेता है। दूसरा,
नियुक्ति के बाद आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई बदलाव नहीं हो सकता। तीसरा, उनका कार्यकाल निश्चित है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। हाँ, फिक्स टेन्योर। चौथा, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और पांचवां, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी स्थापित है, हालांकि जैसा हम आगे बात करेंगे इस पर कुछ सवाल भी उठाए जाते हैं। ये सब मिलकर आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता के इन प्रावधानों के बावजूद कई बार आयोग की कार्यप्रणाली या संरचना को लेकर कुछ आलोचनाएं या चिंताएं भी सुनने को मिलती हैं। वे क्या हैं? हाँ, कुछ व्यवहारिक चिंताएं और आलोचनाएं जरूर व्यक्त की जाती हैं, जिन्हें जानना भी जरूरी है। पहली आलोचना नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर ही है। अच्छा, नियुक्ति पर। हाँ, जैसा कि हमने देखा, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। आलोचकों का कहना है कि इससे राज्य सरकार का एक तरह से एकाधिकार मोनोपोली हो जाता है और वो अपनी पसंद के व्यक्ति को आयुक्त नियुक्त कर सकती है, जो शायद पूरी तरह निष्पक्ष न रहे। ये चिंता तो है। दूसरी आलोचना ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि केवल सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट्स, खासकर आईएएस अधिकारियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या इस पद के लिए सिर्फ प्रशासनिक अनुभव ही काफी है? क्या किसी और क्षेत्र जैसे कानून या समाज सेवा के विशेषज्ञ इस भूमिका को बेहतर ढंग से नहीं निभा सकते? क्या इससे नई सोच या बाहरी विशेषज्ञता की कमी रह जाती है? ये भी सोचने वाली बात है। तीसरी चिंता यह है कि आयुक्त के पद से रिटायर होने के बाद उनके किसी अन्य सरकारी पद पर नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, जैसे किसी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बना देना। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी पद? हाँ, तो इससे ये आशंका जताई जाती है कि कहीं आयुक्त पद पर रहते हुए भविष्य में कोई पद पाने की लालसा में सरकार के प्रति नरम रुख ना अपना ले, जिससे उनकी निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये भी एक संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। चौथी बात यह है कि आयोग के पास अपना स्थायी स्टाफ या अपना अलग सचिवालय रखने के लिए संविधान में कोई स्पष्ट और मजबूत प्रावधान नहीं है। अपना स्टाफ नहीं है, मतलब स्थायी रूप से अपना नहीं है। उन्हें अपने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को कंट्रोल करने की वैसी शक्तियां नहीं मिली हैं जैसी हाईकोर्ट को अपने स्टाफ के लिए होती हैं। नतीजतन उन्हें काफी हद तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्मचारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इससे तो स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हाँ, कुछ हद तक सीमित हो सकती है। और पांचवी आलोचना ये है कि कई बार राज्य सरकार पर आयोग के कामकाज में बेवजह दखल देने के आरोप भी लगते हैं, जैसे खासकर चुनावों की तारीखें तय करने जैसे मामलों में, ताकि सरकार को राजनीतिक फायदा मिल सके। ऐसे आरोप लगते रहे हैं। ये तो ही आलोचनाएं। अब अंत में, क्या राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्तों से जुड़े कुछ विशेष तथ्य या रोचक बातें भी हैं जिनसे हमें उनके काम या प्रभाव के बारे में कुछ और पता चले? हाँ, राजस्थान के कुछ आयुक्तों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो उनके कार्यकाल या योगदान को दर्शाती हैं। जैसा कि हमने पहले कार्यकाल की चर्चा में जिक्र किया था, सबसे लंबे कार्यकाल वाले आयुक्त रहे श्री अमर सिंह राठौड़। उन्होंने पूरे 6 वर्ष काम किया। हाँ, क्योंकि तब कार्यकाल 6 साल था। बिल्कुल। और इसके उलट सबसे कम कार्यकाल वाले आयुक्त थे श्री नेकराम भसीन। श्री नेकराम भसीन से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण और रोचक बात है। बताइए। वे राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने से पहले भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने ही साल 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ की स्थापना की थी। आरसीडीएफ, ये तो सरस डेयरी है ना? जी हाँ, जो आज सरस डेयरी के नाम से जानी जाती है। डेयरी क्षेत्र में उनके इस बड़े योगदान के कारण उन्हें सम्मान से राजस्थान का कुरियन भी कहा जाता है। अरे वाह, राजस्थान का कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नाम पर। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक और आयुक्त थे श्री इंद्रजीत खन्ना। उनकी खास बात यह है कि वे राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं जो इस पद पर आने से पहले राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे। मुख्य सचिव से आयुक्त बने? जी। और हाल के वर्षों में एक और पूर्व आयुक्त श्री राम लुभाया काफी चर्चा में रहे हैं। हाँ, उनका नाम तो सुना है। उन्हें रिटायरमेंट के बाद अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में नए जिलों के गठन की संभावनाओं का अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, वो जिलों वाली कमेटी के अध्यक्ष यही थे? जी हाँ। तो ये थी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना,
कार्यप्रणाली, उसकी स्वतंत्रता, आलोचनाएं और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ये तो स्पष्ट है कि ये संस्था हमारे स्थानीय लोकतंत्र यानी गांव और शहरों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आम नागरिक बिना किसी डर या दबाव के अपने स्थानीय प्रतिनिधि चुन सकें। और जैसा कि आलोचनाओं से स्पष्ट है, इस पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि क्या आयोग की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने या उन्हें अपना स्वतंत्र स्टाफ रखने की ज्यादा शक्तियां देने जैसे सुधारों की गुंजाइश है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था को सरकारी हस्तक्षेप की किसी भी वास्तविक या कथित आशंका से और अधिक मुक्त किया जा सकता है, ताकि स्थानीय लोकतंत्र और मजबूत हो सके। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।